हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और बच्चे, आज हम लोग एफएसटी के डिस्कशन में फिजिक्स पोर्शन के पहले 23 क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसे कि बच्चे, हमारे सिंह सर का विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी के तहत बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो तो कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, यहाँ पे मास दे रखा है 5 किलोग्राम फ्रॉम द ऑरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है आपको, दैट इज 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप। कह रहा है कि फिर कांस्टेंट फोर्स कितना है आपका, दैट इज माइनस का आई कैप प्लस क्या है आपका 5 जे कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फोर्स बच्चे आपका एक्ट कर रहा है और द टाइम इन विच द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है, दैट इज नथिंग बट ये है आपका 30 आई कैप प्लस दे रखा है आपको 40 जे कैप। तो इसका मतलब ये हो गया आपका यू एक्स कितना है आपका 30, और जो यहाँ पे यू वाई दे रखा है वो कितना है बच्चे आपका 40। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो आपको एफ एक्स दे रखा है माइनस का 1, और अगर हम लोग बात करें एफ वाई की तो एफ वाई दे रखा है आपको माइनस का 5 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कंपोनेंट की बात हो रही है कि एक्ट ऑन अ बॉडी द विच वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बिकम्स जीरो। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग वाई कंपोनेंट का जरा एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है वाई कंपोनेंट में कितना है माइनस का 5 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा m इंटू एक्सीलरेशन इन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 5। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए वाई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का 5/5। तो यहाँ से जो आपको ए वाई देगा दैट इज नथिंग इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आपका एक्सीलरेशन आ चुका है, तो बस फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ से निकाल लो भाई फाइनल वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा वी वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका यू वाई माइनस क्या हो जाएगा, देखो चूंकि कह रहा है कि वेलोसिटी बिकम्स जीरो तो भैया वहां रिटार्डेशन होगा ना, माइनस कितना हो जाएगा आपका ए टी। अब हमसे पूछा गया है, एक्सीलरेशन दे रखा है, यू वाई भी दे रखा है, तो ये कितना है बच्चे आपका 40 माइनस का जो एक्सीलरेशन है बच्चे वो कितना है आपका, ऑलरेडी आपको दे रखा है कितना है, निगेटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा टी, हमको कैलकुलेट करना है। और वी वाई कह रहा है कि जीरो हो जाए, तो भाई इसको जीरो कर दो। अब जरा सॉल्व कर जाओ। अब इसको सॉल्व करोगे तो सीधे से दिख रहा है हमको कि जो हमें टी का वैल्यू देगा वो कितना देगा, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आ जाएगा आपका टाइम। जरा ऑप्शन में देख लो 40 सेकेंड कहाँ दे रहा है, आई थिंक तीसरा ऑप्शन ही दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बच्चे आपका थर्ड। देखते हैं बच्चे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मास m को डिवाइड करा गया है दो पार्ट्स में। एक पार्ट है बच्चे आपका xm और दूसरा पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ m। और कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स बिकम्स मैक्सिमम, तो वो वैल्यू कितना होगा। तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, एक बात तो क्लियर है कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एक्स, और इधर क्या बचेगा आपका 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये कुछ वैल्यू देगा, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। ऑब्वियस सी बात है इन मासेस के बीच के डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स एम, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एम। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे क्या देगा आपको, फोर्स विल बिकम्स, ये हो जाएगा कैपिटल जी टाइम्स, ये आ जाएगा आपका एम स्क्वायर, और क्या रहेगा साथ में एक्स, ये होगा 1 माइनस एक्स अपॉन क्या देगा आपको डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको बेसिकली, क्योंकि हमसे मैक्सिमम फोर्स पूछा हुआ है और वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, तो एक्स बच्चे क्या है आपका वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। जब मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा डी एफ बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। देखो इसीलिए मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी डी बाई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कॉमन होकर कट हो जाएगा। अब एक काम कर लो, यहाँ से डी एफ बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर और इधर देगा आपको 1 माइनस एक्स, और क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा आपका एम स्क्वायर एक्स और ये देगा आपको माइनस का 1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। देखो एम स्क्वायर भी आपका कॉमन होके कट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स
माइनस क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो 1 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2x, और जो x का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट क्या देगा आपको 1/2। तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना है आपका 1/2 है, तो आपका पहला ही ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू आपसे पूछा हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधे से दे रखा है आपको a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप सारे ऑप्शंस में देखोगे तो आई थिंक ए क्रॉस बी, अगर हम लोग ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज ये हो जाता है माइनस का आ जाता है आपका बी क्रॉस ए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ए क्रॉस बी है वो क्या होगा आपका बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो आपका करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो बच्चे फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा, दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए। यही बच्चे आपका गलत है। देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस आर विद वेलोसिटी v हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, दैट इज v²/r। अब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी इज मेड इक्वल टू 2v, वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ा दिया गया, देन आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेशन आपका चेंज हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 2v का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको r। तो a डैश इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग v² अपॉन क्या आ जाएगा आपका r। अब जरा ध्यान से देखो तो ये वैल्यू v²/r ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज नथिंग बट a। तो जो a डैश का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a के इक्वल आएगा। a डैश इक्वल टू क्या होगा आपका 4a, तो पहला ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट आ जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि इन केस ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डिक्रीज्ड। देखो अगर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में आपका बच्चे पॉजिटिव में रहता है, ये याद रखना। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये बेसिकली क्या होते हैं आपके दोनों ही आते हैं आपके निगेटिव में। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वैल्यू कितनी होती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या होता है बच्चे आपका 2r, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, और टोटल एनर्जी बच्चे क्या होती है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या है ये 2r। ठीक है, तो एक बात जरा समझो यहाँ पे कि r की बात हो रही है यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डिक्रीज। यदि रेडियस को क्या कर दिया जाए डिक्रीज कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है जो कि निगेटिव साइन लगा हुआ है ना, निगेटिव साइन ग्रेटर वैल्यू देने का मतलब क्या है कि वैल्यू आपकी कम हो जाना। तो क्या हो जाएगा देखो डिक्रीज तो होगा नहीं, तो ये तो चला गया यहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी बच्चे आपकी डिक्रीज हो रही है, तो आपका करेक्ट आंसर बच्चे आ जाएगा सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि अ बॉल इम्पिंजेस डायरेक्टली ऑन अ सिमिलर बॉल एट रेस्ट। ठीक है, आपकी जो बॉल है वो कैसे बच्चे रेस्ट पे है। द फर्स्ट बॉल इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द इम्पैक्ट। ठीक है, कह रहा है कि फर्स्ट बॉल इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द इम्पैक्ट। कह रहा है कि हाफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय द इम्पैक्ट, उसकी जो हाफ काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है इस इम्पैक्ट में। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चे आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली बच्चे क्या है आपका रेस्ट पे दे रखा है, फिर क्या है कह रहा है कि फर्स्ट बॉल इज ब्रॉट टू रेस्ट, पहली बॉल को बच्चे रेस्ट पे लाया जाता है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या थी इसकी हाफ mv², तो इसका हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। देखो ये हो जाएगा हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी बच्चे वो फाइनल। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे, तो हाफ यहाँ पे रख जाओ, और ये कितना हो जाएगा हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब क्या हो जाएगा हाफ m, और ये आ जाएगा आपका v²। तो हाफ से हाफ चला गया, m से m चला गया, तो जो v' का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा दैट इज v/√2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज ये क्या होगा v'/v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/√2। अब आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है बच्चे v, ये क्या हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जो आपका e का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट ऑप्शन, जो कि दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में।
कह रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इन ए शॉर्ट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रोज एन शॉर्ट पुट ऑफ मास, कह रहा है कि 10 किलोग्राम विथ एन इनिशियल स्पीड दे रखा है आपको कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर above द ग्राउंड, ठीक है। Assuming air resistance to be negligible and acceleration due to gravity to be दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द शॉर्ट पुट व्हेन इट जस्ट रीच द ग्राउंड, वो कहाँ पहुंचे, जस्ट देखो ऐसे है कुछ, यहाँ से फेंका गया फिर ये एक सर्टेन हाइट तक गया फिर क्या होगा ये नीचे आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली यूज करना पड़ेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन जरा अप्लाई करो। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस क्या होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा आपका फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये हो जाएगा आपका, दैट इज मास दे रखा है आपको 10, वेलोसिटी आपको दे रखा है 1, पोटेंशियल एनर्जी हाइट दे रखा है 1.5, तो 10 हो गया आपका मास और जी का वैल्यू भी 10 लेना है, इनटू क्या हो जाएगा 1.5 इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 और काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा KEF। अब यहाँ से जरा सॉल्व कर जाओ तो क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस यहाँ से देगा आपको 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये आ जाएगा आपका 150 इक्वल्स टू, हाँ ये होगा 5 और ये हो जाएगा 150, तो 155 ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितना होगा बच्चे आपका 155 जूल, यही आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो कितना हो जाएगा 155 जूल। तो थर्ड ऑप्शन आपका बच्चे करेक्ट आ जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एक्सीलरेशन वेलोसिटी एंड द लेंथ आर दे रखा है अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -1 ये दे रखा है एंड अल्फा गामा दे रखा है आपको किसके लिए, लेंथ के लिए, ठीक है। आपसे पूछा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन आप जानते हो क्या होता है, दैट इज ये होता है आपका v²/rg, ठीक है। तो सबकी जगह डायमेंशन रख जाओ, वेलोसिटी का दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है, एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन दे रखा है। तो जब पहले वेलोसिटी का हम लोग रखते हैं तो वेलोसिटी का कितना दे रखा है, दैट इज ये हो जाएगा अल्फा बीटा -1 टू होल पावर 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा और चूंकि आर और जी दे रखा है ना, तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा गामा और चूंकि जी दे रखा है तो जी के लिए कितना होगा आपका अल्फा बीटा -2, ठीक है। अब बस इन वैल्यूज को रख के सॉल्व कर जाओ, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये अल्फा 2 हो जाएगा तो ये आपका चला जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे, ये बीटा -2 होगा तो ये भी चला जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा 0 आ जाएगा, बीटा 0 आएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे गामा -1, अल्फा 0 बीटा 0 गामा -1, ये दे देगा आपको करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स रेस्पेक्टिवली, मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है आपको दैट इज फाई इक्वल्स टू कितना है 5 नॉट प्लस 40, ये मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है। और जरा ध्यान से देखना कि ये प्राइमरी कॉइल के लिए दे रखा है, किसके लिए दे रखा है, प्राइमरी कॉइल के लिए दे रखा है। और आपसे पूछा है कि आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो पहले प्राइमरी कॉइल के अलोंग जरा निकाल लो कि आपका जो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ईएमएफ वो कितना आएगा, ये होगा आपका dF/dt, d∅/dt कितना हो जाएगा यहाँ से, ये दे देगा आपको 4, ठीक है, 4 वोल्ट आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब आप रिलेशन जानते हो कि NS और NP में बच्चे रिलेशन होता है, और रिलेशन हम लोग क्या यूज करेंगे, ES/EP इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज NS/NP, ES/EP इक्वल्स टू क्या होता है आपका NS अपॉन क्या होगा NP। ES आपको कैलकुलेट करना है, EP दे रखा है बच्चे कितना है 4, NS कितना है यहाँ पे, सेकेंडरी में दे रखा है आपको 1500 और प्राइमरी में दे रखा है बच्चे आपको 50, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, सॉल्व करो जरा। तो ES इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देगा आपको 150/5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4, तो ये देगा 30 इंटू 4, यहाँ से जो ES का वैल्यू आ जाएगा वो कितना दे देगा आपको 120 वोल्ट,
120 वोल्ट हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो देखो जरा, तो थर्ड ऑप्शन बच्चे देगा आपको करेक्ट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि ना रीजन ऑफ इंटेंसिटी दे रखा है कितना है 2i प्लस 3j प्लस के कैप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यहाँ पे सरफेस एरिया दे रखा है दैट इज 10i मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है आपसे, फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज नथिंग बट होता है ई डॉट ए। तो बस यहाँ पे रख जाओ, ए आपको एस के फॉर्म में दे रखा है तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस क्या होगा आपका 3j कैप प्लस आ जाएगा आपका के कैप और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 और ये होगा आपका आई कैप। तो यहाँ से 220 कितना हो जाएगा, ये दे देगा आपको 20। जो फाइव जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो 20 न्यूटन स्क्वायर पर क्या होगा आपका कूलम -1, ये दे देगा आपको करेक्ट आंसर। तो यही आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 100 वोल्ट एसी सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी दे रखा है 500 हर्ट्ज और यहाँ पे कह रहा है कि इस कनेक्टेड टू एन एलसीआर सर्किट विथ एल दे रखा है, सी दे रखा है और पूछा क्या है आपसे, क्वालिटी फैक्टर पूछा हुआ है। तो क्वालिटी फैक्टर बच्चे क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये होता है 1/r√L/c। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर 1/r√L/c। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख जाओ, आई थिंक सारे वैल्यूज आपको दे रखे हैं। क्यू आर कितना है 1/10, रूट ऑफ क्या हो जाएगा एल देखो कितना है 8.1 दे रखा है मिली हेनरी, तो इनटू क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन सी कितना दे रखा है दैट इज 12.5 इंटू हो जाएगा आपका 10⁻⁻6। अब जरा यहाँ पे सॉल्व करो तो Q का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 1/10 और इसको हट रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा आपका 81/125 और इधर क्या बचेगा आपका 10⁻³ और ये बचेगा आपका 10⁻³ बचेगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, पूरा तो सॉल्व हो ही चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q का जो वैल्यू देगा द वैल्यू ऑफ Q विल बिकम्स Q इक्वल्स टू, देखो एक काम कर लेते हैं 9 को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10⁻³ अपॉन क्या देगा आपको 125। ठीक है, आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में क्या है 9/100 9/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन क्या देगा आपको 125। 25 से सॉल्व कर जाओ, ये 5 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज 40 दे देगा। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 8। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज दे रहा है आपको दैट इज Q इक्वल्स टू ये है 9/10 और यहाँ पे आ जाएगा आपका √8। तो 9/10 इंटू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1.41। तो ये आपका कट हो गया 5 टाइम्स। तो यहाँ से सॉल्व करो तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 1.41 अपॉन आ जाएगा आपका 5। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब लगभग लगभग आपका आंसर आ चुका है 9 वन जा 9, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 और 9 वन जा 9 3 कितना होगा आपका 12 अपॉन क्या देगा आपको 5, 5 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या बचेगा 26, 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे बचेगा आपका 19। तो 2.53 समथिंग कुछ दे रहा है आपको, 2.53 आपको देगा क्वालिटी फैक्टर। तो जरा देखो ऑप्शन में, तो आई थिंक तो तीसरा ऑप्शन दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन ही बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं बच्चे हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निगेटिव ससेप्टेबिलिटी, निगेटिव देखो एक बात याद रखो कि ससेप्टेबिलिटी निगेटिव बच्चे सिर्फ किस में होती है, आपकी डायामैग्नेटिक में होती है। ये डायामैग्नेटिक मतलब यहाँ पे है। पॉजिटिव एंड स्मॉल ससेप्टेबिलिटी ये बच्चे होता है आपका पैरामैग्नेटिक का। पॉजिटिव एंड द लार्ज स्टेबिलिटी ये होगा आपका फेरोमैग्नेटिक का। लोड स्टोन मतलब क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक। ठीक है, तो सीधे से दिख रहा है पहले का है बच्चे आपका दूसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का है तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का है बच्चे पहला और डी का क्या है फोर्थ। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका थर्ड। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड through an orifice in the bottom of the tank does not depend upon none of the above। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, देखो वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स की अगर हम बात करें सो दैट इज नथिंग बट ये क्या आता है आपका दैट इज 2gh, ये आता है आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स। मतलब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। साइज पे बच्चे क्या होगा ये डिपेंड नहीं करेगा।
तो साइज ऑफ ऑरिफिस पे बच्चे क्या होगा, ये डिपेंड नहीं करेगा, सीधी सी बात है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट डायग्राम इन स्टेडी स्टेट वोल्टेज दे रखा है अक्रॉस द कैपेसिटर C1 इज। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग इनिशियली स्टेट की बात करें तो ये बच्चे क्या होगा आपका स्टेडी स्टेट में। तो यहाँ पे बच्चे इसको हम नॉर्मल वायर की तरह कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन बच्चे अगर ये आपका एक बार चार्ज हो गया, तो चार्ज हो गया तो बच्चे करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ये आएगा करंट यहाँ पे, फिर करंट यहाँ पे जाएगा, और फिर यहाँ से होता हुआ बच्चे ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन बनेगी। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग चार्ज, एक बात याद रखना है कि ड्यूरेशन ऑफ चार्ज, जब ये बच्चे चार्ज हो जाएगा तो जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो बच्चे इस सेल के जो भी आपने ईएमएफ लगा रखा है उसके क्या होगा बच्चे आपका इक्वल होगा। सीधी सी बात याद रखना है आपको। इसका मतलब है कि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वो क्या होगा आपका, जो भी बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल है उसके ही क्या हो जाएगा बच्चे आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बच्चे क्या देगा आपको, V0 देगा। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज, आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है O पॉइंट पे क्या होगा। देखो यहाँ पे तो आपको एक्सियल पॉइंट पे दे रखा है, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बच्चे कुछ ऐसे जा रहा है क्लॉक वाइज, और ये भी क्या होगा आपका क्लॉक वाइज जाएगा। ठीक है, तो बस निकाल जाओ जरा। तो ये हेमिस्फीयर की वजह से क्या होगा, चलो मान लेते हैं इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, और दूसरे की वजह से क्या है आपकी B2 है। तो B1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या देगा आपको 4 पाई A इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है पाई, और यहाँ पे क्या होगा आपका क्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई से पाई चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा आपका 4A, ये हो जाएगा B1 का वैल्यू। B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो जरा ध्यान से। तो जब हम लोग B2 का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू देगा B2 वो क्या आएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई A। ठीक है, ये हो जाएगा आपका B2 का वैल्यू। और यहाँ पे भी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है फिर से क्लॉक वाइज है, तो यहाँ पे भी क्या देगा आपको क्रॉस देगा। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पे इसको सम अप कर सकते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या जाएगा 4, कॉमन ले लिया। तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा आपका, इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन पाई, इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा आपका 1 अपॉन पाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये कुछ ऐसा आंसर आएगा। और यहाँ पे 4A हो जाएगा। इसको जरा फर्दर सॉल्व कर जाओ तो B इक्वल्स टू क्या देगा आपको, म्यू नॉट आई, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, 4A को ऐसे लिखा रहने दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पाई अपॉन क्या होगा आपका पाई। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई A, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 1 प्लस पाई, यही दे देगा आपको करेक्ट आंसर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A अपॉन ब्रैकेट में क्या होगा आपका पाई प्लस 1। बचा फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाउ मेनी ड्राई सेल्स ऑफ ईच ऑफ ईएमएफ, जब सबका ईएमएफ दे रखा है कितना है 1.5 वोल्ट, और कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम, मस्ट बी ज्वाइंड इन सीरीज। देखो यहाँ पे बच्चा सीरीज की बात कर रहा है, वो सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, गिव अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इन द सर्किट। देखो करंट की बात अगर हम लोग करें तो दैट इज सीरीज में बच्चे क्या होता है एन ई अपॉन, ये होता है आपका कैपिटल R प्लस होता है आपका NR। ठीक है, ये याद रखना। तो बस यहाँ पे वैल्यू सबको दे रखा है, और करंट दे रखा है आपको 0.6 एम्पियर, यहाँ पे N और EMF कितना दे रखा है आपको, ये है 1.5, रेजिस्टेंस कितना है आपका 20 ओम प्लस N रहने दो, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है वो कितना है 0.5। यहाँ से जरा सॉल्व कर जाओ, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू आ जाएगा आपका 0.6 प्लस क्या होगा n। अब यहाँ से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 6 30, 30 दे देगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ n। इसको इधर ले आओ तो ये कितना बचेगा 6 2 हो जाएगा आपका 12 दे देगा इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ n। तो जो n का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 120 अपॉन आ जाएगा 12,
तो जो n का वैल्यू होगा वो कितना देगा आपको, दैट इज 10। n का वैल्यू आ जाएगा बच्चे आपका 10। तो आपका ऑप्शन जो है वो तीसरा बच्चे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 4 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए बी सी डी द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए इन ई एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी। द वर्क डन कैरिंग ए चार्ज ई फ्रॉम ओ टू ई। देखो ओ टू ई के लिए चार्ज पूछ रहा है यहाँ पे। पहले तो इस पे देखो जरा, इधर प्लस क्यू चार्ज है भैया, इधर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी पे जीरो है। अगर वी जीरो है तो भैया इस लाइन के अलॉन्ग बच्चे क्या होगा, आपका पोटेंशियल इस पे भी जीरो होगा। तो इसके अलॉन्ग भी क्या है, आपका पोटेंशियल बच्चे जीरो होगा। तो बच्चे वर्कडन क्या आएगा यहाँ पे, वर्कडन आपका होता है क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ पे डेल्टा वी जीरो है तो ऑब्वियसली बात है वी जीरो, तो जो वर्कडन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो दे देगा। तो जीरो मतलब आपका तीसरा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि द आउटपुट ऑफ अ गिवन लॉजिक गेट इज। आउटपुट पूछा है आपसे कि गिवन लॉजिक गेट का क्या होगा। इधर से ए है, इधर से बी है, ये दे रखा है आपको और गेट। इधर क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी आएगा। इधर क्या है आपका नैंड गेट है। तो नैंड गेट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दे देगा आपको ए बी बार। अब इधर फिर से और गेट है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी का होल बार। एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बार प्लस क्या होगा आपका बी बार। अब जरा साथ में लिख जाओ, तो ए प्लस ए बार और इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस बी बार। तो बच्चे ये दे देगा क्या आपको 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका 1। ऑलवेज याद रखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू पकड़ लो, जैसे 0 + 1 तो क्या दे देगा आपको 1। बी प्लस बी बार मतलब क्या हो जाएगा 0 + 1 भी क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1 ही दे देगा आपको करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन बच्चे इसका करेक्ट होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस contributes जीरो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। क्योंकि आप फ्लक्स जानते हो, फ्लक्स इज नथिंग बट क्या होता है आपका, दैट इज क्यू इनक्लोज अपॉन क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आउटर की वजह से जो फ्लक्स का होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है बच्चे आपका जीरो होता है। तो पहला आपका सही है। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्जेस विल बी जीरो। हाँ तो वही तो लिखा हुआ है, लिंक्ड विद द क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या होगा बच्चे, वहां पे जीरो आपका फ्लक्स होगा। ऑब्वियसली बात है, दूसरा भी सही है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज क्या होगा बच्चे आपका जीरो। बच्चे तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही लिखे हुए हैं। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है कि YDSC इफ अ थिन इंट्रोड्यूस इन द फ्रंट ऑफ अपर स्लिट। देखो कह रहा है कि YDSC में हम लोग क्या करें, अपर यहाँ पे एक हम स्लिट इंट्रोड्यूस कर देते हैं कुछ ऐसे। ये हमने स्लिट इंट्रोड्यूस कर दी। कह रहा है कि देन द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। नहीं भैया, जब आप क्या करोगे, शिफ्ट अगर आपने यहाँ पे लगा रखी है, अगर फ्रिंज आपने यहाँ लगा रखी है तो शिफ्ट क्या होगा, ऊपर होगा। अगर नीचे वाली में आपने किसी भी शीट को लगा रखा है तो आपका जो शिफ्ट होगा वो बच्चे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चे पहला तो गलत हो गया। अब कह रहे हैं कि इन YDSC इफ द स्लिट विड्थ इन द आर अनइक्वल द मिनिमम विल बी कंप्लीटली डार्क। स्लिट विड्थ कह रहा है कि आर अनइक्वल। भैया अनइक्वल नहीं होता है, चाहे आप ब्राइट की बात करो चाहे आप डार्क की बात करो, कैसे होता है बच्चे, इक्वल होता है। तो भैया असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन क्या हो जाएगा, आर फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे आपका फोर्थ। तो 20 का बच्चे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका फोर्थ, ये बात याद रखिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहे कि व्हाट इज द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द यंग्स मॉडुलस वाई। इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट आपसे पूछा हुआ है। तो देखो फोर्स कांस्टेंट एक्चुअली ये होता है F इक्वल्स टू के एक्स, यहाँ पे ये होता है आपका फोर्स कांस्टेंट। अब अगर हम लोग चूंकि बात यहाँ पे के, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है तो चलो इसके फॉर्म में पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F अपॉन ए। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे की ओरिजिनल लेंथ क्या है, L है। तो आप स्ट्रेन जानते हो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, मतलब ये हो जाएगा आपका x और ऊपर क्या आ जाएगा आपका L।
ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से जरा देखो, तो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ इक्वल्स टू आप लिख सकते हो वाई ए अपॉन क्या आ जाएगा आपका एल इंटू क्या दे देगा आपको एक्स। अब जरा यहाँ पे देखो बोथ इक्वेशन को कंपेयर कर जाओ, तो एफ की जगह एफ लिखा हुआ है, एक्स के प्लेस पे एक्स लिखा हुआ है, तो के की जगह क्या लिखा हुआ है, के इज नथिंग बट ये हो जाएगा आपका वाई ए अपॉन क्या आ जाएगा आपका कैपिटल एल, यंग मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन क्या देगा आपको लेंथ। तो देखो वाई ए अपॉन कैपिटल एल मतलब पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा आपका करेक्ट होगा। कह रहे हैं द स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, देखो पीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। तो P बाई टी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिखा जा सकता है एन आर अपॉन बी, ये लिखा जा सकता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे स्लोप दे रखा है 1/2, तो भैया स्लोप दे दिया है तो रख जाओ यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एन आर अपॉन बी, क्योंकि एन बराबर कितना है आपका 2 मोल है, तो हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, आर एज इट इज अपॉन क्या हो जाएगा वी, तो वी इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 4 इंटू आ जाएगा आपका आर, आर का वैल्यू रख जाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.134, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 8 जा कितना आ जाएगा आपका 32, तो 32.4 समथिंग बच्चे क्या दे देगा आपको वॉल्यूम दे देगा, जो आपको दे रखा है आपका पहला ही ऑप्शन। इसका मतलब है बच्चा पहला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यार सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि बोथ एंड्स पे ओपन है और यहाँ पे आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है कितना है आपका एफ दे रखा है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम लोग एफ की बात करें तो बच्चे एफ क्या होता है, दैट इज ओपन एंड की बात कर रहा है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वी अपॉन 2L। आप कह रहे हैं कि उसका एक एंड ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर, बच्चे कहाँ डाला जाता है, वो वाटर में डाल दिया जाता है, तो यहाँ पे बात वाटर की हो रही है और इसको ऐसे बच्चे डिप कर दिया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो जरा, यहाँ पे आपका क्लोज एंड, यहाँ पे क्या है ओपन एंड, मतलब नोड और ये क्या हो जाएगा एंटी नोड। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका लेमडा डैश बाई 4 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बच्चे क्या है L/4 डिस्टेंस, ये L/4 डिस्टेंस नीचे है तो यहाँ पे ऊपर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3L/4, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि लेमडा डैश बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज 3L/4, तो 4 से 4 चला गया, तो जो लेमडा डैश का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एल के इक्वल देगा, ठीक है। अब आप जानते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल्स टू क्या होगा वी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका लेमडा डैश, तो लेमडा डैश का वैल्यू कितना है आपका 3L है, तो इसे रख जाओ। एक काम करो यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से जो एफ डैश देगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज V/2L, मतलब हो जाएगा 2F/3 दे देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 2F/3, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपको करेक्ट दे देगा। बच्चे ये थे आपके 23 के पहले क्वेश्चन, फिजिक्स के पहले 23 क्वेश्चंस, और इसके बाद के क्वेश्चन बच्चे आपको कराएंगे रोहित सर। तो थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू falls on a material of threshold frequency nu naught, maximum kinetic energy of emitted electron is proportional to, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने के मैक्स पढ़ा होगा, E-5, और जो E है वो इंसिडेंट लाइट रे का एनर्जी है एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू, और जो आपका फाई है वो वर्क फंक्शन है वो एच न्यू नॉट हो गया, तो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखो एच प्लांक कांस्टेंट है, जो कि अगर यहाँ से हम इसको हटाएं तो इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये अपना आंसर आने वाला है और हिसाब से ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। 25, consider the situation shown in figure, water mu बराबर 4/3 is filled in a beaker up to a height 10 centimeter, a plane mirror fixed at a height of 5 centimeter from the surface of water, distance of image from the mirror after reflection from it of an object O at the bottom of beaker is, okay।
थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर हम बात करें तो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और यहां पर जो लाइट रे होगी ये इस तरह आएगी, और अब डेंसर से रेयरर पे आएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। अगर हम इसको पीछे की ओर ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसा इमेज दिखाई देगा ये, और ये इस मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एच डैश होगा वो एच अपॉन म्यू होगा, एच डैश बराबर एच अपॉन म्यू होगा। और यहाँ पर जो एच दे रखा है कितने सरफेस कितनी थिकनेस या कितने लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है, क्योंकि इस वाटर सरफेस पर ही आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये एच आपका 10 हो गया, और म्यू दे रखा है 4/3, ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो ये जो डिस्टेंस आई वो 7.5 सेंटीमीटर आई, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 दे रखी है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर से टोटल डिस्टेंस होगा 5 + 7.5, दैट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। और आप सबको पता है कि अगर प्लेन मिरर से यू डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट है तो प्लेन मिरर के दूसरी तरफ उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो यहां से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, 12.5 सेंटीमीटर पर, तो इमेज भी प्लेन मिरर के बिहाइंड 12.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगा। तो राइट आंसर इज सेकंड। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सरफेस टेंशन इज अ मॉलिक्यूलर फिनोमिना, बिल्कुल सही है। जो सरफेस टेंशन है इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये मॉलिक्यूलर फोर्स की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से होता है, तो ये मॉलिक्यूलर फिनोमिना है, तो ये सही हो गया। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही है कि जो छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल होती है, ये भी सही है। ऑयल राइजेस इन द विक ड्यू टू कैपिलरिटी, हाँ बिल्कुल सही है कि कैपिलरी ट्यूब पे किसी भी लिक्विड के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो फिनोमिना है, जो घटना हो रही है, उसको कैपिलरिटी बोलते हैं, ये भी सही हो गया। कोल्ड ड्रिंक राइजेस इन द स्ट्रॉ ड्यू टू कैपिलरिटी, नहीं भैया, कोल्ड ड्रिंक राइज कर रही है कैपिलरिटी की वजह से, ये ऐसा यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, हमें गलत ही सिलेक्ट करना था। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन XN अल्फा बराबर ये, तो बेटा ये X हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया 5B11 और +2He4। तो ध्यान से देखो, अगर इसका हम सम करें तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और इसका सम करें तो 15, और 15 में एक ये हो गया, तो ये हो गया 14। तो कुछ इस तरह का बनेगा आपका, और 7 and 14, तो आपका राइट आंसर इज फोर्थ। 28, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज g and above height h above the earth surface is g1, h is less than re, then its value at depth 2h is, बेटा अगर मैं बात करूं ये सरफेस हो गया, तो h हाइट पर जितना चेंज आता है उतना ही चेंज 2h जो चेंज आ रहा है, तो जो आपका चेंज बोला गया है कि अर्थ सरफेस से कितना h, अच्छा h सरफेस पर, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे आपने सुना है कि 32 किलोमीटर हाइट पर g की वैल्यू कितनी चेंज होती है, 1%, और 64 किलोमीटर हाइट पर g की वैल्यू कितनी डिक्रीज होती है, 32 किलोमीटर हाइट पर 1% डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। 64 किलोमीटर हाइट डेप्थ पर 1% की, और ये डिक्रीज हो रही है, ओके डिक्रीज हो रही है। ये हाइट है और ये डेप्थ है, तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो हाइट h दे रखा है, और ये देखो अगर यहाँ देखेंगे तो 2 × 32, तो ये 2h दे रखा है, मतलब ये चीजें तो सिमिलर हो गई। तो अब देखो जो भी चेंज आ रहा है, जितना ऊपर आ रहा है उतना ही क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अगर यहाँ पर g1 होगा तो 2h डेप्थ पर भी कितना होगा, g1 होगा, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। इन द सर्किट शोन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, बेटा देखो ये एक बैटरी लगा हुआ है 20 वोल्ट का, यहाँ पे सर्किट आपका कट है, तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। जब कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा तो सर्किट की किन्हीं भी
दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सोर्स के ईएमएफ के बराबर होगा, सोर्स के ईएमएफ के बराबर होगा। और आप देख रहे हो ए पॉइंट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये तो आपका -20 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -20 वोल्ट आएगा। ओके, तो राइट आंसर इज फोर्थ। Give the direction in which the induced current flow in the coil mounted on an insulating stand when a bar magnet is quickly moved along the axis of the coil towards it as shown। देखो ये एक आपका लूप है, अगर ये साउथ पोल पास आ रहा है तो जो लूप का जो सामने वाला फेस होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं तो साउथ पोल का मतलब हो गया यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज टाइम p बराबर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 वॉट वेयर t इज इन सेकेंड। फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टाइम t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर 4 सेकेंड। ओके, ध्यान से देखो बेटा, P बराबर हम लोगों ने पढ़ा है dW/dt, लेकिन इन द सेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसको d/dt यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे देखें तो d काइनेटिक एनर्जी बराबर P dt आएगा, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये काइनेटिक एनर्जी T1 से T2 P dt आ जाएगा। ये अपना बेसिक एक फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, तो के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर टाइम दे रखा है 2 से 4, और पावर का जो इक्वेशन है टाइम टी के टर्म में 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और ये हो गया dt। ध्यान से देखो, ये अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये 3t³ 2 से 4 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 से 4 प्लस t, और ये हो गया 2 से 4। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। 4 का क्यूब होता है 64, 64 माइनस 56, 16 हुआ, 16 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस का 12 हो गया, और ये प्लस का 2 आया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सही गया, 16 16 में 4 गया 12, ठीक है, 2 आया, और 4 64 64 8, ठीक है, ये 10 46 आ रहा है, 46 जूल आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो राइट आंसर इज सेकेंड। आपका जो सही आंसर है वो सेकेंड है। 32, if the velocity of particle v बराबर 2t plus 6t square, then the distance traveled by it between 2 second and 3 second। तो कभी भी अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है और अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं t1 से t2 v dt, ये ओके। तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा d 2 से 4 सेकंड, 2 से 3 सेकंड बोला गया, और v आपका 6t स्क्वायर प्लस 2t dt 6, ये आपका हो जाएगा t³/3 2 से 3, और 2 ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 2 से 3। अच्छा, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ध्यान से देखोगे 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है आपका 18, तो बच्चे का 19, 19 गुणा 2 करोगे 38, 9 हो गया, 9 में 4 गए 5, 5 गुणा 2 करोगे 10। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ, ये 2 से 2 क्या हो रहा था, कैंसिल हो रहा था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, तो फिर मुझे लगता है ये नहीं आएगा यार, है ना। हाँ, मुझे क्या लगता है वही सही है, तो फिर इसको भी हटाओ, और यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, तो 9 माइनस 4 5, और 38 5 कितना आएगा, 43 आएगा। ओके, ये मीटर आ गया आपका, तो आपका राइट आंसर इज थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 33, अ प्रोजेक्टाइल हैज इनिशियली
the same horizontal velocity as it would acquire if it had moved from rest. Okay, with uniform acceleration 3 meter per second square for 30 seconds. Okay, if the maximum height reached by it is 80 meter, then the angle of projection, आपको थीटा निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कह रहा कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो उतना ही होगा कि अगर कोई एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट है, तो जो 30 सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी होगी, 30 सेकंड में जो वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा, गेन करेगा, वही वेलोसिटी यहां पर प्रोजेक्ट करते समय प्रोजेक्टाइल की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ये सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोला, मतलब ये u के बराबर नहीं होगा, ये u cos थीटा के बराबर होगा। ओके, तो सबसे मेरा पहला काम है कि इस लाइन से, ये जो सेकंड वाली लाइन है, यहां से मैं 30 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करता हूं। u 0 दे रखा है, a आपका गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t आपका 30 सेकंड। तो सबसे पहले आपने निकाला v बराबर u प्लस AT, तो v आपका क्या हो गया 90 मीटर पर सेकंड, ये आपका v हो गया 90 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम यहां पर देखें, ये आपका जो 90 मीटर पर सेकंड होगा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बच्चा, तो इसको हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u cos थीटा आपको दे रखा है 90 मीटर पर सेकंड, ये इतना आया। ठीक है, अब जो मैक्सिमम हाइट है h वो दे रखा है 80 मीटर। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने हाइट का फार्मूला पढ़ा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये कुछ सेट करने पर आया। अब सबसे दो चीजों का आएगा, एक तो मेरे को थीटा निकालना है, ठीक है, ये थीटा मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे यहां से u नहीं पता है। यहां से u आप देखोगे तो 90 अपॉन कॉस थीटा है, तो जब यहां पे पुट करोगे तो ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर ये इधर चला जाएगा 20, 2g मतलब 20। अब देखो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 80 इंटू 20 अपॉन 90 इंटू 90। देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, 16 अपॉन 81 आया। तो हम जब tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग तो स्क्वायर रूट करने पर tan थीटा बराबर आ रहा है 4 अपॉन 9, तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन, मेरे से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही पूछा था तो अपना आंसर tan इनवर्स 4 अपॉन 9 ही होगा, और देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन पे दे। तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, है ना, तो आपको आज समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अ मास ऑफ 1 kg is thrown up with a velocity of 100 meter per second. After 5 seconds, it exploded into two parts. One part mass 600 gram goes upward with a velocity of 100 meter per second and the velocity of other part एक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा कहानी कुछ यहां से शुरू हुई, ये आपका एक मास दे रखा था 1 kg का, ठीक, इसकी अभी वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। अब ये चल रहा था, थ्रोन अप किया गया, ठीक है ना, जब ये ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो बेटा 5 सेकंड बाद इसकी कुछ वेलोसिटी हुई होगी, फेंका गया तो डिक्रीज हुई होगी, तो हमें पहले तो वो वेलोसिटी निकालना है, और फिर इसके बाद यहां पर ये दो अलग अलग पार्ट बने हैं। तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, वो भी इस कंडीशन पर, इस कंडीशन पर। यहां पर आप टोटल लीनियर मोमेंटम निकालिए बराबर इसका लीनियर मोमेंटम प्लस इसका लीनियर मोमेंटम। तो हमें यहां तक पहुंचने के लिए यहां से पहले ये जो स्पीड है 5 सेकंड बाद यहां पे कितनी स्पीड होगी वो कैलकुलेट करना होगा। तो हमने लगाया v बराबर u प्लस u माइनस जी टी, वर्टिकली ऊपर फेंक रहा हूं, 100 माइनस g इंटू 5, ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। अब यहां से देखो ये 50 आया, ये 1 kg था एक्सप्लोजन के पहले, तो ये 1 इंटू 50, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बेटा 600 ग्राम, 1 किलोग्राम में चेंज करोगे 0.6 आएगा इंटू 100,
प्लस देखो 1 किलोग्राम में से 0.6 किलोग्राम निकल गया तो बचा कितना, 0.4 किलोग्राम बचा, नहीं बचा, तो ये 0.4 इंटू वी। ध्यान से देखो, ये 50 आया, ये 60 आया, ये 0.4 वी हो गया, ये माइनस का 10 आया, और जब सॉल्व करोगे तो v बराबर आएगा माइनस का 10/0.4, तो ये माइनस का 25 मीटर पर सेकंड आएगा। माइनस साइन बता रहा है कि अगर पहला वाला ऊपर गया था, पहला वाला कहाँ गया था, ऊपर गया था, तो दूसरा वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जस्ट अपोजिट। और किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, मैग्नीट्यूड से जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो अब योर राइट आंसर इज सेकंड। ओके, from a circular disk of radius r and mass 9m, a small disk of mass m and radius r by 3 is removed concentrically. Okay, the moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through its center. दो बातें याद रखना, एक तो जो रिमूव किया गया वो कैसे रिमूव किया गया, पहली बात ये चेक करना होता है, ठीक है ना। दूसरा, हम किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो एक तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है और कहां से पास हो रहा है, इट्स सेंटर। और जो पार्ट निकाला गया है उसका सेंटर भी वही है जो पूरी डिस्क का सेंटर है, ठीक। तो अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन किया जाए, ये मान लीजिए एक डिस्क है और इसमें से छोटा सा पार्ट r/3 का निकाला मैंने यहां से, तो यहां पे क्या है कि ये तो आपका हो गया r और ये क्या हो गया r/3। अब हमारे पास अच्छी बात ये है कि दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पर है और इसी पॉइंट से ये एक्सिस पास हो रहा है। तो अगर कोई भी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और सेंटर से पास हो रहा हो तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 मास इंटू r² होता है ना। तो अगर हम डिस्क का निकालें आई टोटल, तो बेटा 1/2 मास आपका 9m दे रखा है और रेडियस आपका r² हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 9/2 mr²। अब जो कटिंग डिस्क है उसका अगर निकाले तो 1/2 मास आपका m रहेगा, रेडियस आपका r/3 हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा 1/18 बेटा कट किया है। अच्छा, दोनों की एक्सिस एक ही होंगी और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो भी वही है, तो बहुत सारा कैलकुलेशन बच गया, सवाल बड़ा आसान हो गया। तो आई रिमेनिंग आई टोटल तो जो आई टोटल होगा वो कितना, 9/2 mr² माइनस 1/18 mr²। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया आपका क्या, 18 आया, और यहाँ पे 81 आएगा और ये -1 आएगा, ये mr² हो जाएगा। तो ये 80/18 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40/9 mr²। तो राइट आंसर इज 4। ठीक, प्यारा सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 × 10⁻14 per cubic centimeter and that of holes is 5 × 10⁻12 per cubic centimeter, the semiconductor is। देखो यहाँ पे 10⁻14 है और यहाँ पे 10⁻12 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। मतलब यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल्स है। और ऐसा किस पे होता है, जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। ओके, तो राइट आंसर इज सेकंड। When a point source of a light is at a distance of 1 meter from a photo cell, the cutoff voltage is found to be V. If the same source is placed at 2 meter distance from the photo cell, the cutoff voltage
जो कट ऑफ वोल्टेज है वो सोर्स की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। वो सोर्स की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप डिस्टेंस चेंज भी करेंगे तो कट ऑफ पोटेंशियल पर कोई भी चेंज हो नहीं आएगा। तो इसका भी सही जवाब आपका क्या होगा, वी ही रहेगा। तो योर राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। 39, an ideal gas is taken by the cycle A to B, B to C and C to A। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। As shown in figure, if the net heat supplied to the gas is in the cycle is 10 joule, the work done by the gas in this process C to A। पहली बात तो ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि जहां से आपने स्टार्ट किया था फाइनली वहीं पर आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस और पाथ से पास होते हुए। तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, डेल क्यू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो ये जीरो हो गया। तो डेल क्यू बराबर क्या हो गया, डेल डब्ल्यू। अब डेल क्यू सप्लाइड किया गया है, दिया गया भैया, तो ये प्लस साइन के साथ 10 जूल। अब ध्यान से देखो, जो ए बी प्रोसेस है, तो ए बी प्रोसेस के लिए जो चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो है। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम इधर की बात करें, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम 2 से 5 हो रहा है, बढ़ रहा है, वर्क पॉजिटिव होगा। प्रेशर कितना है, 5, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 3, तो आ गया 50। और अपने को WCA कैलकुलेट करना है, अपने को WCA कैलकुलेट। तो यहाँ पे अगर रखा जाए तो ये तो जीरो हो गया, ये 15 हो गया, और ये WCA। जब ये इधर आएगा तो WCA बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। और निगेटिव तो आना ही है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो योर राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 14। A particle having a charge of 10 microcoulomb and a mass 1 microgram move in a circle of radius 10 centimeter under the influence of a magnetic field of induction 0.1 Tesla. When the particle is at a point P, a uniform electric field is switched on so that the particle starts moving along the tangent with a uniform velocity. The electric field is, बड़ा प्यारा सवाल है। यहां पे जब आप देखोगे तो पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो जब वो पी पॉइंट पर था तो यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। दूसरा, वो मूव कर रहा है अलोंग द टेंजेंट विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है और आपका चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और नेट फोर्स जीरो होगा। तो उस पर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, तभी वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है। तो इधर से देखा जाएगा तो ये Q इंटू वी और ये हो जाएगा QVB। Q से Q कैंसिल हो गया, तो V बराबर आ गया E अपॉन बी, या यहां से अपना जो भी आ रहा था E बराबर V इंटू बी, क्योंकि अपने को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है। V इज द स्पीड। तो हमेशा याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है और एक स्ट्रेट लाइन पे बिना डेविएट हुए कांस्टेंट स्पीड से मूव करो, तो उसके लिए कंडीशन है कि V बराबर E अपॉन बी होना चाहिए। ठीक है, और अपने को V निकालना, क्योंकि V तो दे नहीं रखा। तो हम लोगों ने देखा था सर्कुलर पाथ के लिए R बराबर होता है mv अपॉन QB। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा RQB अपॉन M। तो ये अगर वैल्यू पुट की जाए, E बराबर RQB स्क्वायर अपॉन M, ये आया आपका। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है बेटा। रेडियस कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करोगे 10 की पावर -1। चार्ज कितना दे रखा था, 10 माइक्रोकूलम। कूलम में चेंज करोगे 10 की पावर -5। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा था, 1 टेस्ला। 0.1 टेस्ला मतलब 10 की पावर -1, स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2 अपॉन। मास कितना दे रखा था, 1 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम मतलब 10 की पावर -6 ग्राम, और फिर किलोग्राम करोगे तो 10 की पावर
9। ध्यान से देखो, ये 5 तो 7 एक 8, माइनस का 8 होगा, और माइनस का 8 ये ऊपर गया तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका राइट आंसर होगा, तो मुझे दिख रहा है आपका राइट आंसर थर्ड, राइट आंसर के थर्ड, जो राइट आंसर इज थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इन मीटर इज गिवन बाय V बराबर ये द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 1 मीटर वुड बी। देखो E बराबर माइनस का dv अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का ही एक क्वेश्चन दे रखा है। E बराबर माइनस d अपॉन dx, माइनस का 10x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा 10, ये आएगा 20x माइनस का 8, माइनस का 8। अब जो हम x बराबर 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 20 माइनस 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 वोल्ट पर मीटर, 12 वोल्ट पर मीटर। तो आपका जो 41 होगा उसका आपका राइट आंसर इज सेकंड। ओके, चलिए हम बात करते हैं 42 का। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। After disconnecting from the battery, it is connected in parallel with another uncharged capacitor. The common potential is 20 volt. The capacitance of the second capacitor is. तो अगर यहाँ पर मैं देखूं कि अगर बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो अगर बात करें कॉमन पोटेंशियल दे रखा है, तो V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V आपका 20 हो गया, C1 आपका 2 हो गया। कितने वोल्ट की बैटरी थी? 200 वोल्ट, प्लस C2 निकालना है मेरे को। अच्छा, ये जो दूसरा वाला था वो अनचार्ज था, अनचार्ज का मतलब ये आपका 0 हो गया, अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 2 हो गया और C2 आपको कैलकुलेट करना, तो ये तो 0 हो गया। 20 से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस C2 बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो C2 बराबर कितना आ जाएगा? 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो योर राइट आंसर इज थर्ड। ओके, स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, बिल्कुल से। स्ट्रेन चेंज इन ओरिएंट कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है। स्टेटमेंट सही है सर। स्ट्रेन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं होता कि जो स्ट्रेन है वो इक्विवेलेंट टू फोर्स है। ओके, तो असर्शन तो सही है, रीजन आपका गलत है, तो योर राइट आंसर इज थर्ड। The kinetic energy of a planet revolving in an elliptical orbit around the sun is plotted against the distance r from the sun. Out of the following graphs, the one that represent the best variation. बेटा काइनेटिक एनर्जी इलिप्टिकल पाथ पे प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर होता है। ओके, और इस हिसाब से y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो 44 का आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? फर्स्ट। चलिए 45, in an arrangement shown in the figure, if the block of mass m is displaced and then released, the frequency of oscillation given by। देखो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है स्प्रिंग का, और फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है n बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाई m। और अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो k बराबर हो जाएगा यहाँ पे k1 प्लस k2। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m, ये आपका आता हुआ दिख रहा है। तो ये आपका राइट आंसर इज सेकंड। तो ये बेटा आपका 1 से 45 तक का सोल्यूशन रहा। अगर आपका कोई डाउट रहा होगा तो आप उसको दूर कर लेंगे देखकर। मैंने कोशिश की है कि अगर कोई आपको डाउट हो तो मैं उसको दूर कर सकूं। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी ऑनलाइन पेपर के डिस्कशन में नीट के एग्जाम के पहले। जय हिंद एंड थैंक यू।